Welcome to SK Teaching Center. I have to start topic volume percentage या percentage volume बटे volume. इसका डिफिनेशन 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित सोल्यूट के मिलीलीटर की संख्या को परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम या आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 मिलीलीटर जो विलियन होगा उसमें जो सोल्यूट हो और सोल्यूट किसमें उपस्थित हो मिलीलीटर में, इसकी संख्या को परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम या आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिए यानी बिलियन लिए, यहाँ पर बिलियन ए और बी लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आइए ए सॉल्यूशन ए के लिए, ए बिलियन के लिए परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम ऑफ ए के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन सोल्यूट होना चाहिए। ए जो हमारा क्या होना चाहिए, ए और बी ये अलग अलग सोल्यूट लिए, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए ये लीटर ये मिलीलीटर में होना चाहिए। ये सॉल्यूशन जो ए जो वो मिलीलीटर में होना चाहिए, बट ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। बोलना तो वहाँ सब शुरू बनिए प्रतिशत। हाँ देखिए, पहले ए के लिए आइए, परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम इक्वल टू ए वॉल्यूम ऑफ ए इन सोल्यूट। ए सोल्यूट जो होगा मिलीलीटर में होगा और सॉल्यूशन ये भी मिलीलीटर में होगा गुना 100%, ठीक है। बटे अब बी के लिए आइए, परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बी के लिए, यहाँ पर बी के लिए बी की सोल्यूट जो है किसमें उपस्थित होना चाहिए मिलीलीटर में, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, ये भी और क्या होना चाहिए, ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए गुना 100%। ये दोनों का जो निकाल लिए, इस पर दोनों को फिर बटे कर दीजिएगा, फिर वही आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। अब आइए पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या है, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के ग्राम की संख्या को पीपीएम कहते हैं। 1 मिलीलीटर जो है सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट होगा और सोल्यूट इसमें क्या होगा, ग्राम में होना चाहिए। यह है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सोल्यूट के ग्राम की संख्या को पीपीएम कहते हैं। पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सॉल्यूशन यहाँ क्या होगा मिलीलीटर में और सोल्यूट यहाँ पर ग्राम में लेंगे गुना 10⁻6 मिलियन। ये हो गया आपका पीपीएम का सूत्र। अब देखिए, कुछ कंपटीशन में कुछ ऐसा ही पूछ देता है न्यूमेरिकल सब। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी अनुभार जो है 2 पॉइंट वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व का दुगना होता है। मॉलिक्यूलर वेट वाष्प घनत्व इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व इक्वल टू दूसरा पॉइंट मास, मास यानी कि द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान हम क्या लेंगे, ग्राम में लेंगे या फिर केजी में लेंगे, बटे वॉल्यूम यानी कि आयतन, मिलीलीटर में लेंगे या फिर लीटर में लेंगे। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हम यहाँ पर ग्राम में भी ले सकते हैं और केजी में ले सकते हैं। वॉल्यूम हम यहाँ पर आयतन, यहाँ पर मिलीलीटर में भी ले सकते हैं और मिलीलीटर में ले सकते हैं। D इक्वल टू m बटे v, ये सूत्र हो गया इसके लिए। अब फॉर प्योर वाटर, शुद्ध वाटर के लिए क्या होगा, वेट ऑफ वाटर बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना वाटर का वेट होगा उतना ही उसका आयतन होगा, जैसे कि ग्राम इक्वल टू मिलीलीटर। ग्राम में लेंगे तो उसको हम मिलीलीटर के बराबर होगा। फिर यहाँ केजी में लेंगे तो ये क्या होगा, लीटर के बराबर होगा। ये दोनों सेम रहेगा। आप एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, 50 ग्राम किसी पदार्थ को जल के साथ मिलाकर 5 मिलीलीटर बिलियन बनाते हैं, तब मोलरता ज्ञात करें। यहाँ पर मोलरता ज्ञात करना है और VT यानी वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व कितना दिया है 2.5। VD इक्वल टू यहाँ पर क्या सूत्र होता है, VT वेपर डेंसिटी। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहाँ पर ये होता था ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ 50 ग्राम कोई पदार्थ लिए और वाटर लिए, सोल्यूट सॉल्वेंट दो लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि
टोटल सोल्यूशन कितना हुआ 5 लीटर। तो m इक्वल टू क्या सूत्र होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन इसमें क्या, यहाँ पर क्या होगा लीटर में, क्योंकि यहाँ पर हम लीटर में लिए हैं, 5 लीटर लिए हैं, तो इसलिए सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, लीटर में होगा। तो m इक्वल टू कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, 50 बटे 2 इंटू वीडी यानी वेपर डेंसिटी गुना 1 बटे 5। अब 50 बटे 2 इंटू वीडी मेरा कितना दिया हुआ है 2.5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडी इक्वल टू वेपर डेंसिटी इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पर हम 2.5 रखें उस 1 बटे 5, इसको फिर टोटल को हल कर दिए, यहाँ पर कितना आंसर आया 2 मोल पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आइए रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बटे वेट और रिलेशन परसेंटेज वॉल्यूम वेट बटे वॉल्यूम, ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, परसेंटेज वेट बटे वेट का और परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम का। तो परसेंटेज वेट बटे वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम गुना 100%। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और वेट ऑफ वॉल्यूम का सूत्र क्या आता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर गुना 100%। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो आइए इधर अब परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, इसको ग्राम में लिखेंगे, सेम यही चीज सेम उतारेंगे इधर यहाँ पर, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे डेंसिटी गुना 100%। डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा यहाँ पर घनत्व। अब बोलेगा घनत्व क्यों लिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट के डेंसिटी यानी घनत्व की संख्या को परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम कहते हैं। इसका सूत्र होता है, इसी कारण से हम यहाँ पर वॉल्यूम में यहाँ पर डी लिए, ये डी लिए यहाँ पर, परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम इक्वल टू डी, यानी ये डी को जो अब यहाँ पर हम ऊपर कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, डी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम गुना 100%। ये डी को हम ऊपर कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए और इक्वेशन सेकेंड को लीजिए। परसेंटेज वेट बटे वेट बटे परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम, यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम गुना 100 बटे वेट ऑफ डी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम गुना 100%। ये लिख दिए पूरा। अब यहाँ देखिए वेट ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 1 बटे डी, मेरा यहाँ पर ये दोनों को काट दिए, ये वेट ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सोल्यूट को काट दिए, वेट ऑफ सोल्यूशन ये दोनों को काट दिए, 100 कट गया। यहाँ पर मेरा सिर्फ क्या बचा डी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरा क्या बचा डी, तो डी यहाँ पर नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या बचा एक, तो वेट ऑफ परसेंटेज वेट बटे परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम इक्वल टू 1 बटे डी। इसको फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वेट गुना डी। फाइनली हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा ये रिलेशन बिटवीन ग्राम पर लीटर और परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम, ये दोनों के बीच का रिलेशन, दोनों का रिलेशन क्या है, परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम यानी आयतन, इसका सूत्र क्या आता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर गुना 100%। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे। अब आइए ग्राम पर लीटर का, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। सोल्यूशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयतन जो लेंगे हम वो मिलीलीटर में लेंगे गुना 1000, क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर लिए इसलिए यहाँ पर 1000 किया। अब आइए दोनों इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकेंड से, परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम बटे ग्राम पर लीटर, तो इसका सूत्र यहाँ पर ये उतार दिए और यहाँ पर ये उतार दिए, ये दोनों को काट दिए, वेट ऑफ सोल्यूट बटे ग्राम बटे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये दोनों कट गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, ये दोनों भी कट जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1000 है,
तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक जीरो बच जाएगा। 100 में 1000 देंगे तो डबल जीरो यहाँ खत्म, 2 जीरो यहाँ खत्म, तो एक जीरो मेरा बच गया। तो यहाँ पर 10 बच गया। तो वेट परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम बटे ग्राम पर लीटर इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1/10। तो ग्राम पर लीटर इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम गुना 10। इसको फाइनली हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वेट गुना डी, यानी कि डेंसिटी। आप देखिए ग्राम पर लीटर इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वेट गुना डी गुना 10, ये दोनों का मेरा फाइनली रिलेशन ये निकला। ग्राम पर लीटर इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वेट गुना डी गुना 10। यहाँ ये 10 आ गया और ये मेरा यहाँ पर मेरा यहाँ पर ये जो डी जो है यहाँ पर आ गया। ये दोनों का रिलेशन फाइनली ये निकल गया, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड ग्राम पर लीटर। अब इस दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो m इक्वल टू सूत्र क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर सोल्यूशन किस चीज में होगा, लीटर में होगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन, ग्राम पर लीटर का सूत्र क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से चलेंगे। तो m बटे ग्राम पर लीटर, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर बटे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका सूत्र यहाँ पर दिया और इसका सूत्र यहाँ पर दिए, इसका सूत्र यहाँ पर और इसका सूत्र यहाँ पर दिए, ये दोनों का सूत्र यहाँ पर दे दिए। अब ये देखिए वेट ऑफ सोल्यूट खत्म, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों भी खत्म हो गया मेरा। तो यहाँ पर क्या बचा, मोल बटे ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। सिर्फ ये बचा, ऊपर 1 बच गया और यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बच गया, ये बोला, ये यहाँ बच गया और ऊपर 1 बच गया। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर 3 सूत्र लिखा है। m इक्वल टू, एक बार पहले ग्राम पर लीटर के फॉर्मूला लिखे, m इक्वल टू ग्राम पर लीटर बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब आइए परसेंटेज वेट, यहाँ पर परसेंटेज वेट रखेंगे, m इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम गुना 10 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। m इक्वल टू अब परसेंटेज वेट बटे वेट गुना d गुना 10 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये सब जो है d 10 ये सब इससे पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा कैसे आया था, वहां पर किए थे प्रूफ। अब आइए सेकंड, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन, नॉर्मलिटी और ग्राम पर लीटर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मोलरिटी था, यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी। n इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट था, ध्यान से, और यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। अब आइए, फिर इसका सूत्र ये हो गया और इसका सूत्र यहाँ ये होगा, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, n बटे ग्राम पर लीटर यानी नॉर्मलिटी बटे ग्राम पर लीटर इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट गुना 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका आइए, वेट ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये दोनों हम काटेंगे, ये खत्म, वेट ऑफ ये खत्म। अब यहाँ पर क्या बच गया, n बटे ग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सिर्फ ये बच गया और यहाँ पर ये 1 बच गया। तो यहाँ पर ये यहाँ भी देखिए, नॉर्मलिटी के हिसाब से भी मेरा 3 सूत्र होगा, n ग्राम पर लीटर n इक्वल टू ग्राम पर लीटर बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। फिर n इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वॉल्यूम गुना 10 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। फिर यहाँ n इक्वल टू परसेंटेज वेट बटे वेट गुना t गुना 10 बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। सीधी सा ट्रिक है, जहाँ नॉर्मलिटी आएगा वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लेंगे और जहाँ पर
मोलरिटी आएगा, वहाँ मोलिकुलर वेट, m मोलिकुलर वेट, n इक्विवेलेंट वेट, सीधी से हिसाब है। बस इतना याद रखिएगा, आपको 6 सूत्र कंफर्म होगा। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको आप लोग VVI भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुसंख गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख गुण। वैसा विलयन जो सोल्यूट की संख्या पर निर्भर करता है, सोल्यूट की जो संख्या होगा उस पर निर्भर करेगा, लेकिन सोल्यूट के प्राकृतिक पर नहीं। सोल्यूट का जो प्राकृतिक होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन उसके प्राकृतिक पर नहीं। जैसे सोल्यूट की संख्या क्या होगा, चीनी दिए, नींबू दिए, बेंजीन दिए, टोल्यूइन दिए, ये सब क्या हुआ, संख्या हुआ, 1 2 3 4 चीज दिए, वो संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन प्राकृतिक पर नहीं, प्राकृतिक पर नहीं। जैसे उसका प्राकृतिक, जैसे चीनी मीठा होता है, नींबू तो इस, जैसे चीनी मीठा होता है, नींबू थोड़ा उससे खट्टा होता है, तो उस पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, अनुसंख गुण। इसे कितने प्रकार हैं, 4। कौन कौन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑटमोस्फेरिक प्रेशर। ये 4 हो गया। ये चार का हिंदी लिख लीजिए। वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। दूसरा हो गया क्या, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा हो गया हिमांक का अवनमन। और चौथा हो गया आपका जाकर के प्रेशर, ऑटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दाब। पहला कौन सा हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन। और चौथा ऑटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर दाब। ये चारों हो गया। और फर्स्ट आइए अब, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलयन का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन कहते हैं। यानी वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलयन, विलयन क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, का वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब को अनुपात, ये दोनों के अनुपात को वाष्प दाब को क्या कहेंगे, सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन इक्वल टू वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी RLVP, रॉल्ड्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर। P नोट, इसको क्या पढ़ेंगे, P नोट माइनस PS बटे PO, ये पढ़ेंगे, इसको P नोट पढ़ेंगे। P पर ऐसे रहेगा, यानी कि P नोट, ठीक है, P नोट माइनस PS बटे P0, PO। अब ये रॉल्ड्स लॉ के अनुसार RLVP सोल्यूट यानी शुगर के मोलर अंश के बराबर होता है। रॉल्ड्स लॉ के अनुसार जो है सोल्यूट जो है यानी चीनी जो है मोलर अंश के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी रॉल्ड्स लॉ के अनुसार RLVP सोल्यूट के मोल अंश के बराबर होता है। RLVP इक्वल टू, इसको क्या पढ़े थे, मोल फ्रैक्शन, याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हो गया। और P नोट माइनस PS बटे PO, P नोट माइनस PS बटे PO इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। शुद्ध वाटर को P नोट से सूचित किया जाता है, यानी P नोट यानी क्या हुआ, शुद्ध वाटर हो गया। ये P नोट जैसे कि शुद्ध वाटर, आइए VP यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट इक्वल टू 1 एटम। उसके बाद 760 mm ऑफ Hg सॉल्वेंट
1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरणीय दाब 1 atm एक वातावरणीय दाब। इसको हम mm में लिखेंगे तो 760 mm लिखेंगे, mm में लिखेंगे, और cm में लिखेंगे तो 76 cm में लिखेंगे। एक्सट्रॉपिक पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब, गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा लगाए गए दाब को उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं। गैसों का बहुत सारा मिश्रण है और एक गैस जो दाब लगाए उसे आंशिक दाब कहते हैं। आंशिक दाब जैसे यहाँ देखिए फिगर, गैस है, ये गैस यहाँ पर देखिए प्रेशर लगा रहा है ए के द्वारा। यहाँ देखिए ए, यहाँ गैस है, ये देखिए प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पर बहुत सारा ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, और ये वोलाटाइल यानी कि घुलनशील है। ये जो है सब, ये सॉल्यूशन जो है मेरा वो घुलनशील है, यानी बोला यहाँ पर आंशिक दाब। आंशिक दाब के लिए डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के अनुसार टोटल प्रेशर सभी आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। यानी डाल्टन के अनुसार जो है टोटल प्रेशर, यानी कि ए भी लगाया, बी भी लगाया, सी भी लगाया, डी भी लगाया, सभी लगाया, सबके प्रेशर के द्वारा लगाया गया बल इसके बराबर होता है। यानी टोटल कुल दाब इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसको यहाँ पर कुल दाब को हम पी टी से भी सूचित कर सकते हैं। पी टी यानी कि प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये किसने कहा, ये किसके अनुसार है, ये डाल्टन के अनुसार, कि डाल्टन के अनुसार टोटल प्रेशर सभी आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ए है, बी है, ये भी देखिए प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, ये सभी इसके योगफल के बराबर होता है। अब ये राउल्ट्स लॉ, इसके दो नियम है। राउल्ट्स लॉ के कितने नियम है, दो नियम। कौन कौन सा, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट्स लॉ और अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट्स लॉ। अब विलेय क्या है, वाष्पशील विलेय, जब वोलाटाइल सॉल्यूशन में, यानी वोलाटाइल सॉल्यूट यानी घुलनशील, वोलाटाइल मतलब क्या होता है, घुलनशील, घुलनशील सॉल्यूशन में उपस्थित हो। वोलाटाइल सॉल्यूट जो है किसमें उपस्थित, मेरा किसमें उपस्थित होगा, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या उपस्थित हो, वोलाटाइल सॉल्यूट उपस्थित हो, तब राउल्ट्स के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब, उसका जो पदार्थ का आंशिक दाब होगा उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होगा। उसका जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। देखो फिगर पी ए, ठीक है, यहाँ ये है क्या, वोलाटाइल है यानी घुलनशील है, ये वाला भी घुलनशील है, ये ए है और ये बी है। ए, अब आइए पहले ए पदार्थ के लिए, पी ए क्या बोल रहा है यहाँ, उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए मोल अंश के समानुपाती हुआ, पी ए समानुपाती टोटल उस पदार्थ के मोल अंश को अक्स से डिनोट करते हैं, और ये ए पदार्थ हो गया, इसका समानुपाती ये हो गया। तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू मोल अंश ऑफ ए, ये लिख सकते हैं ए के लिए। अब आइए यहाँ पर एक्स यानी मोल अंश के लिए, ये इसका मतलब एक्स ए यानी कि मोल अंश, इसका मतलब मोल अंश, यहाँ समझ रहे हैं, ये चिन्ह का मतलब क्या हुआ, मोल अंश। अब पी ए मतलब क्या होता है, आंशिक दाब, डिनोटेड कुछ देख लीजिए, जैसे पी ए, जैसे पी और ए यहाँ लिखा रहेगा, समझ जाइएगा कि आंशिक दाब का चिन्ह है। पी नोट ए मतलब शुद्ध अवस्था में एक आंशिक दाब, और एक्स यानी कि एक्स का मोल अंश। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम केस बी में लगाएंगे, बस जैसे पी ए लिखे, ए जहाँ था वहाँ बी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलाकर ये बना पी ए प्लस पी बी, सेम ये दोनों को जोड़े तो हमारा ये निकला राउल्ट्स लॉ के अनुसार। इसके ये दोनों का प्रेशर इसके जो है बराबर होता है राउल्ट्स के अनुसार। ठीक है, कुल दाब, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब, क्या बोले थे, ये दोनों का प्रेशर इसका बराबर होता है। तो कुल दाब इक्वल टू ए का आंशिक दाब जोड़ बी का आंशिक दाब, पी टी यानी प्रेशर ऑफ टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी।
ये मेरा ये सूत्र हो गया। ये देखिए केवल ए के द्वारा लगाया गया दाव सिर्फ ए लिखेंगे, ए के द्वारा आंशिक ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाव पी ए। उसी तरह बी के लिए भी सी के लिए भी सेम टू सेम है। ये मतलब डिनोटेड, जैसे कि ए जो है तो ए सिर्फ ए लिखा रहेगा तो सिर्फ ए के द्वारा दाव लगाया गया, और पी ए लिखा रहे तो समझ जाइए ए जो है आंशिक दाव लगा रहा है। उसी तरह सेम ए बी सी तीनों केस में लिखा हुआ है। अगर इसका कुछ ग्राफ देख लेते हैं, जैसे सरल रेखा प्लस भी, सरल रेखा समझ रहे होंगे प्लस भी क्या है, एक्स एक्सिस से जितना कोण बनाता है प्लस भी जो है एक्स एक्सिस से जितना कोण बनाएगा उस कोण का टेन थीटा, उस कोण का टेन थीटा को स्लोप कहते हैं। उस जितना कोण बनाएगा उस कोण को क्या कहेंगे टेन थीटा, यानी कि सी इक्वल टू वाई इक्वल टू इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सीधी सरल रेखा के लिए, सीधी लाइन के लिए, सीधी लाइन यदि होगा तो हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सरल रेखा y एक्सिस को जिस बिंदु से काटता है तो उस बिंदु से ओरिजिन की दूरी कर। सरल रेखा y एक्सिस को जिस बिंदु से काटता है तो उसे उस बिंदु को ओरिजिन की दूरी कहते हैं, यानी कि ओरिजिन की दूरी क्या होगा, सरल रेखा y एक्सिस को जिस बिंदु से काटता है तो उसे उस बिंदु को ओरिजिन की दूरी कहते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं। तो आइए इसमें ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे होगा। केस फर्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू एम। टेन थीटा स्लोप में रहे तो एक्स वाई डैश एक्स और एक्स डैश पहले बना लिए, और टेन थीटा का स्लोप, टेन थीटा स्लोप में रहेगा, यहाँ पर स्लोप में है तो इक्वल टू एम, तो ये इसका फिगर जो है इस तरह से बनेगा। केस सेकेंड, व्हेन एम इक्वल टू स्लोप, एम को स्लोप मान लिए हैं, और व्हेन एम इक्वल टू स्लोप और माइनस भी, यानी माइनस के लिए तो ये तीर जो है नीचे की ओर जाएगा, माइनस के लिए ये तीर जो है नीचे की ओर जाएगा। व्हेन एम इक्वल टू प्लस और सी इक्वल टू प्लस, यानी कि दोनों हमारा प्लस में रहे तो ये तीर जो है ऊपर की ओर जाएगा। 4 नंबर, व्हेन एम इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस रहे तो ये ओरिजिन से मेरा बाहर रहेगा, ये लाइन जो है मेरा रहेगा ये ओरिजिन से बाहर रहेगा। 5 नंबर, व्हेन एम इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, यानी सी 0 रहे, सी का मान 0 और एम प्लस वैल्यू की ओर जा रहा हो तो ये ऊपर की ओर जाएगा। 6 नंबर, एम इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू प्लस, एक माइनस और एक प्लस के लिए तो ये जो है माइनस ऐसे, ये जो है ऐसे बनेगा, वाई डैश एक्स डैश, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है। 7 नंबर, व्हेन एम इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू माइनस, दोनों माइनस रहेगा तो मेरा दोनों ही इधर ही ओरिजिन से डायरेक्ट विपरीत साइड बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और 8 नंबर, एक माइनस एम इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू 0 रहेगा तो डायरेक्ट ये ओरिजिन पर आएगा। तो इस प्रकार ये पूरा ग्राफ है, समझ लें पूरी तरह से। मेरा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट दिन मिलूंगा।